वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस में। इसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रिसेंट मीटिंग हुई थी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, उसमें क्या क्या टेक अवे थे, क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो इंडिया के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो रिसेंट समिट हुआ था दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इस समिट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक रेज किया है एक वर्चुअल समिट द्वारा। ये इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट था किसी भी नेशन के साथ में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने जनवरी में इंडिया का विजिट प्लान किया था मगर उसको पोस्टपोन किया था क्योंकि उनके देश में उस वक्त काफ़ी डिवास्टेटिंग बुश फायर्स स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने पोस्टपोन किया था इसको मई में, मगर उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि इस वक्त अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है। तो इसलिए दोनों देशों ने एग्री किया कि एक वर्चुअल समिट ही कराया जाएगा। तो इस वर्चुअल समिट में क्या क्या टेक अवेज थे दोनों नेशंस के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया ने ऑलरेडी ये जो CSP साइन कर रखे हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर रखा है चाइना, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ में। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो ट्रस्ट का लेवल होता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज के एरियाज में, उसको इम्प्रूव करता है, जो कि फिलहाल अभी ट्रस्ट का लेवल काफ़ी लो चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था, जिस पे बातचीत 2015 से बंद है, वो फिर से रिकमेंस हो गई, यानी बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसका हेल्प ये होता है कि ये जो दोनों देशों के मिलिट्रीज हैं वो दोनों एक दूसरे के बेसिस को यूज़ कर सकती हैं ह्यूमैनिटेरियन, डिज़ास्टर रिलीफ कोऑपरेशन, पोर्ट एक्सरसाइजेस और पैसेज एक्सरसाइजेस के लिए। इसके अलावा जो दूसरे एग्रीमेंट्स अनाउंस किए थे उसमें एक था फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर टेक्नोलॉजी, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था माइनिंग एंड प्रोसेसिंग क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन रेयर अर्थ मेटल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि फ़िलहाल हम 90% इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और इंडिया में अभी सेंटिमेंट चल रहा है बॉयकॉट चाइना का। ये रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, गवर्नेंस में, वोकेशनल ट्रेनिंग में और वाटर मैनेजमेंट। जो दूसरे टेक अवेज थे उसमें एक था अपग्रेडेशन ऑफ 2+2 टॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि दोनों देशों ने ये डिसाइड किया है कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी मीटिंग की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे। इसके अलावा 2+2 फॉर्मेट जो होता है बायलैटरल मीटिंग का, वो भी 2 साल में एक बार करेंगे। 2+2 फॉर्मेट ये होता है कि एक हो जाता है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों भी मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं ताकि स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज है दोनों देशों के, उसको डिस्कस किया जा सके। इसके अलावा एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है जिसका नाम है शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि एक विजन है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करना, उसको यूज़ करना। फ्रीडम होगा नेविगेशन के लिए, फ्लाइट के लिए, और पीसफुल और कोऑपरेटिव यूज़ होगा सीज का। इसके अलावा अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है दोनों देशों के बीच में अगर सीज से रिलेटेड, तो उसको एक इंटरनेशनल लॉ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज बोला जाता है, उसके तहत उसको सॉल्व किया जाएगा, ना कि कोई यूनिलैटरल या कोअर्सिव एक्शन लिया जाएगा एक दूसरे देश के अगेंस्ट। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि मलाबार जो एक्सरसाइजेज है उस पर कोई भी बातचीत नहीं की दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने। मलाबार जो एक्सरसाइज है इसमें अभी फिलहाल 3 देश हैं, इंडिया, US और जापान। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बातचीत चल रही थी, जिसका हमेशा से चाइना ने अपोजिशन किया है। तो इस मामले पे दोनों ही देशों ने कोई भी बातचीत नहीं की। तो ये सारे तो टेक अवेज थे समिट के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, या फिर ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रिसेंटली अभी चल रही है, पैंडेमिक कंट्रोल लेसन्स। ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे गिने चुने देशों में से है जिसने कोविड-19 को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है थ्रू कंट्रोल्ड अडेप्टेशन।
जिसके तहत उन्होंने कोरोना वायरस के जो लेवल्स हैं, इन्फेक्शन लेवल्स उनकी कंट्री में, उसको बहुत ही लो लेवल पे लेके आ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो कोरोना के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो दोनों के दोनों ही इंडियन बॉर्न हैं। नेक्स्ट कोऑपरेशन हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर के एरिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, फूड प्रोसेसिंग है, जो उनका सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स का जो चैनल है, उनका जो एग्री बिजनेस सेक्टर है, और जो उनका R&D कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज है, वो इंडिया की फूड इंडस्ट्री को हेल्प कर सकता है, इंडिया का सप्लाई चेन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, और जो चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कंजम्पशन पैटर्न्स में शिफ्ट होने की वजह से, उसको भी हम डील कर सकते हैं। ट्रेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी दुनिया में 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रशिया के पीछे है। रशिया का जो इकोनॉमी की वर्थ है, उसकी वर्थ है $1.6 ट्रिलियन। इसके अलावा और ऑस्ट्रेलिया नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफ़ी रिच है, जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ह्यूज रिजर्वायर्स ऑफ हायर एजुकेशन है, उनके पास साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की कैपेसिटी भी हाई है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की जो ट्रेड प्रोफाइल है, इसमें इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ जो हैं, जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं, वो काफ़ी ही डोमिनेट करती हैं। तो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएं, तो इस रीजन में हमारे पास ट्रेड का पोटेंशियल ग्रो हो सकता है, और जितने भी यहाँ पे ट्रेड ब्लॉक्स हैं, उसमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की पोजीशन अच्छी हो सकती है। ट्रेड ब्लॉक्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो ये आफ्ता हो गया या RCEP हो गया, जिसमें अभी तक इंडिया ने मेंबरशिप नहीं ली है। ऐसे कुछ ट्रेड ब्लॉक्स हैं जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की ही पोजीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी डीप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कनेक्शन है आसियान के साथ में। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एक लीडिंग नॉन अलाइंड नेशन जो है इंडोनेशिया के साथ में। इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ में काफ़ी ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपने इक्वेशंस जो है, अपने रिलेशन जो है आसियान के साथ काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, और चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे इस रीजन में ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशंस अच्छे करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी अच्छी फैसिलिटेट कर सकते हैं, और ट्रेड भी अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्वाड की बात करते हैं। क्वाड में दोस्तों 4 नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। मगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दूसरे के साथ जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट हैं, तो इसकी वजह से दोनों ही देश एक लीडिंग फोर्स की तरह उभर सकते हैं क्वाड में। अब हम बात करते हैं किस तरह से हेल्थ, सेफ फूड और सप्लाई चेन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो सकता है। तो जो प्रॉमिस था डायरेक्ट टू कंज्यूमर का और कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स का, जिसका पोटेंशियल है कि ये जितना भी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इस मामले पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक नई सोच ला सकते हैं। इसके अलावा इंडिया और 62 और कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन का एक रेजोल्यूशन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि जो कोविड-19 का जो ज़ूनोटिक सोर्स है उसको पता किया जाए, और ये किस तरह से ह्यूमंस में फैला इसका भी पता किया जाए। ये जो रेजोल्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का और यूरोपियन यूनियन का, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो कैंडिडेचर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया का मानना ये है कि इंडिया का जो रोल है उसको एक्सपांड किया जाए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, आसियान रीजनल फोरम के, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट के, और दोनों ही कई बार ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर है एपेक में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, और वो इंडिया की मेंबरशिप भी इस ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करता है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया को सार्क का ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया है। इसके अलावा दोनों ही देश 5 इंटरेस्टेड पार्टीज़ के भी मेंबर्स हैं जो कि WTO ने फॉर्म किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज 2 चीज़ें देखी,
इस जो रिसेंट समिट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या एग्रीमेंट साइन किए थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के सिग्निफिकेंस क्या हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम न्यू वीडियोस के साथ आपके साथ सामने आ जाएंगे, वापस नए वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम नए वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच।